नहीं की जाए तो बेहतर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं चीजों को और बताते हैं मैं आपको इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट के बारे में। भारतीय राज्य व्यवस्था और संवैधानिक सिद्धांत, लोग इसको पॉलिटी कहते हैं और मैं इसको इतना लंबा नाम देता हूं, लेकिन क्योंकि लोग कहते हैं मैं भी कह देता हूं दिस इज भारतीय राज्य व्यवस्था। ठीक है, चलिए जितने बच्चे आज का सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं चीजों की। और इसके अंदर हम सबसे पहले क्या लेंगे बच्चे? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिरकार हमारा सिलेबस कहां चल रहा है और कहां हम पहुंच चुके हैं। चलिए लाइव है जी, बिल्कुल लाइव है। ठीक है, और कोई बच्चा जिसको ये पूछना लाइव है तो पूछ लो, बता देता हूं लाइव है, फुल लाइव है क्लास। चलिए स्टार्ट करें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो भारत के संविधान का विकास बेटा पढ़ चुके हैं, इसे यूनिट के नोट्स से आपको जल्दी ही देखने को मिल जाएंगे। एक तो कंप्लीट नोट्स मैंने डलवा दिए हैं, अब यूनिट वाइज नोट्स में डलवा दूंगा। ठीक है, आप शोर ना मचाएं कि यूनिट वाइज जो नोट्स हैं वो नहीं डालेंगे, वो जल्दी ही आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए शांति परमो धर्म, मेरी क्लास में शांति ही परम धर्म है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान का स्वरूप हम देख रहे हैं, भारत संविधान के स्रोत हम देख चुके हैं, भारत संविधान के भाग हम दौड़े से देखेंगे, उसके बाद अनुसूचियां। आज मैं सोच रहा हूं कि दोनों चीजें मैं आपको कंप्लीट करा दूं, लेकिन इन दोनों चीजों को कंप्लीट कराने से पहले समझो आज हम क्या कराने वाले। आज हम कराने वाले बेटा ये भारतीय संविधान का स्रोत। ठीक है, ठीक है, ये मैंने कल कंप्लीट करा दिया, आज मैं कराने वाला भारत संविधान के भाग। ठीक है, चलो तो मैं आपको थोड़ा भारत संविधान के स्वरूप का वर्णन करूं। अगर मैं आपको स्वरूप का वर्णन करूं कि भारतीय संविधान जब आप कभी देखेंगे, जब आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी देखेंगे, ठीक है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है आप इसको कभी देखेंगे तो कैसा देखने को मिलेगा? तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले लिखी हुई है प्रस्तावना। सबसे पहले लिखा हुआ प्रस्तावना, उसके बाद लिखे हुए संविधान के भाग। भागों के हैं कुछ हिस्से और इन हिस्सों को कहते हैं आर्टिकल्स। इन हिस्सों को कहते हैं आर्टिकल्स या फिर इनको कहते हैं अच्छी भाषा में अनुच्छेद। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन प्रस्तावना के और भागों के बीच में तो एक चीज और भी आती है, बहुत बढ़िया बेटा। प्रस्तावना सबसे ऊपर होती है, प्रस्तावना के बाद क्या आती है? अनुसूची, और अनुसूची के बाद आती है भाग। तो भाग बेटा सबसे एंड में आते हैं आपकी। तो सबसे पहले आपकी प्रस्तावना आती है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीएम्बल। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? प्रीएम्बल बोलते हैं। और प्रीएम्बल के बाद आपको देखने को मिलते हैं शेड्यूल्स, और शेड्यूल्स के बाद आपको देखने को मिलते हैं पार्ट्स, और पार्ट्स के बाद आपको देखने को मिलते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, क्लियर। तो देखो अब हम इनको पढ़ने वाले हैं, संविधान क्यों बना, कैसे बना, ये सब हम बता चुके हैं। क्लियर, बहुत बढ़िया। लेकिन अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिए कि सर अगर संविधान बन चुका है तो हमको पढ़ने का बेहतरीन तरीका क्या होना चाहिए? मेरे बच्चे, पढ़ने का बेहतरीन तरीका वो ये होना चाहिए कि सबसे पहले हम प्रस्तावना को पढ़ें। आखिरकार प्रस्तावना है क्या, उसके बाद हम अनुसूची को पढ़ें, और उसके बाद हम संविधान के भागों को एक एक करके पढ़ते चले जाएं। ऑलमोस्ट आपने जो लोग देखे हैं, ठीक है, या ऑलमोस्ट जहां पे भी आप पढ़े हुए होंगे आपसे पहले, ठीक है, करियर प्लेटफॉर्म के अलावा आपसे पहले बहुत जगह पढ़े हुए हो सकते हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आपसे पहले मेरे अलावा बाकी टीचर से पढ़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है, मैं हर एक टीचर का सम्मान करता हूं, कहीं पर भी पढ़े हुए हैं। लेकिन मैं जिस दृष्टि से आपको पढ़ाता हूं उस दृष्टि को बहुत ध्यान से समझिए। मैं बेसिकली जैसे मैं आपको मान के चलूं, कोई भी बुक है, ठीक है, मान के चलो जैसे मेरी हाथ बुक है, इसको पहले पेज से ऐसे देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया ये बुक इस अवस्था में कैसे पहुंची, संविधान की ये अवस्था कैसे हुई, ये मैंने बताया। उसके बाद मैंने बताया कि संविधान की जो बुक है उसमें सबसे पहले पेज पे क्या है? प्रस्तावना है। फिर मैं आपको बताऊंगा संविधान के अंदर प्रस्तावना के बाद अनुच्छेद, ये जो अनुसूची है वो क्यों है, और अनुसूची के बाद ये पार्ट्स क्यों है। भारत से संविधान के अंदर क्या लिया गया बेटा? बहुत सारी चीजें हैं रंजीत, आगे आपको देखने को मिलेगी भारत से संविधान ने क्या लिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जो बच्चा पहली बार पॉलिटी पढ़ रहा है तो बेटा आप यकीन मानना आपको इस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं कि आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना की। व्हाट इज प्रस्तावना, व्हाट इज प्रीएम्बल। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रस्तावना क्या है। प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रस्तावना क्या है बेसिकली। ठीक है, प्रस्तावना है क्या? तो प्रस्तावना बेसिकली इसका इतिहास अगर हल्का सा समझोगे तो आपको समझ में आएगा इसके इतिहास के बारे में। सर इसका इतिहास कुछ इस प्रकार से चलता है, पहली बार इस प्रकार का दस्तावेज, पहली बार इस प्रकार का दस्तावेज, इस प्रकार का दस्तावेज यानी इस प्रकार का डॉक्यूमेंट आपको 13 दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, संविधान सभा की थर्ड मीटिंग में देखने को मिला था। संविधान सभा की थर्ड मीटिंग में देखने को मिला था, थर्ड मीटिंग में देखने को मिला था, मीटिंग में देखा था। क्लियर है? हाँ जी सर। इसको उस दौरान एक नाम दिया गया था, क्या नाम दिया गया था? उद्देश्य प्रस्ताविका, उद्देश्य प्रस्ताविका। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन होता है, उद्देश्य प्रस्ताविका होती है, इसका उद्देश्य क्या था? इसको क्यों बनाया गया था? संविधान के स्वरूप को तय करने के लिए, संविधान के स्वरूप को तय करने के लिए, तय करने के लिए, तय करने के लिए, इसलिए इसको बनाया गया। अब मेरी बात को और समझिए कि संविधान के स्वरूप को तय करने के लिए इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आप अपने मन में जब तक किसी को ये सोच के नहीं चलेंगे, ठीक है, आप जब तक अपने मन में ये सोचकर नहीं चलेंगे कि मुझे उसके लिए ये भावना रखनी है, तब तक वो भावना आपके अंदर डेवलप नहीं होगी। ठीक है, अब मतलब आप अगर आप अपने किसी को मित्र समझते हैं, आप हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे मेरा मित्र है तो आपका मित्र रहेगा। ठीक है, तो अब यही चीज आपके सामने आपको देखने को मिली है कि मेरे बच्चे, जैसे मैंने आपको ये बताया ना उद्देश्य प्रस्ताविका के बारे में, ये चीज आपको समझनी भी पड़ेगी कि उद्देश्य प्रस्ताविका वो थॉट था बेसिकली, ये एक थॉट था। ठीक है, ये थॉट था जो लोगों ने अपने दिमाग में रखा ताकि इस आधार पर हम संविधान का निर्माण, नॉर्मल सी चीज। ठीक है, अब ये जो थॉट था इसको 22 जनवरी 1947 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, एक्सेप्ट यानी स्वीकार कर लिया गया कि ठीक है वास्तविकता में यही थॉट होना चाहिए। ठीक है, इसी थॉट को हमने स्वीकार कर लिया था और तब ये प्रस्तावना के रूप में आपको देखने को मिलती है, प्रीएम्बल के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, चलिए आप जानते हैं कि भारत की जो प्रस्तावना है उसको अगर आप देखेंगे तो समझ से देखिए, ये भारत के संविधान के उद्देश्य का है। हम भारत के लोग, शुरुआत कहां से होती है? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन समय व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाले, बंधुता बढ़ाने वाले दृढ़ संकल्प होकर अपने संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एक्ट द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्भर करते हैं। मैंने आपको बोल के सुनाया, क्या आपको पूरी याद करनी है? नहीं जी, आपको पूरी याद नहीं करनी है, बस आपको ये समझना है। ठीक है, प्रस्तावना के बारे में समझना, प्रस्तावना के बारे में समझना। देखो प्रस्तावना को लेकर बहुत सारे लोगों के डिस्प्यूट भी होते हैं, प्रीएम्बल को लेकर बहुत सारे लोगों के डिस्प्यूट भी होते हैं। कुछ ऐसे लोग आपको देखने को मिलते हैं जिनका ये कहना है कि प्रस्तावना संविधान का मूल अंग है, प्रस्तावना क्या संविधान का मूल अंग है। कुछ लोगों का कहना होता है प्रस्तावना संविधान का मूल अंग नहीं है, मूल अंग नहीं है, प्रस्तावना क्या संविधान का मूल अंग नहीं है। और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है, संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, वास्तविकता में वर्तमान में आपको क्या कहना है? ठीक है, चलिए सर ऐसा तो 1949 को किया गया था, फिर आपने 1947 क्यों लिखा? कौन है? इसको पकड़ लेना, इसको विष्णु पुराण के हिसाब से सजा देंगे। देखना बहुत ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया 1947 में बेटा इसको एज ए प्रीएम्बल स्वीकार किया गया था,
एज ए प्रेम्बल स्वीकार किया गया, ठीक है, और बेसिकली एज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन स्वीकार किया। प्रेम्बल लिखना चाहते हैं प्रेम्बल लिख लो, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लिखना चाहते हो रेजोल्यूशन लिखना चाहते हैं रेजोल्यूशन। लेकिन मेरे बच्चे फिर ये डेट क्या है सर, ये वाली डेट क्या है बेटा, ये वाली जो डेट है ना, इसको संविधान को समर्पित, मतलब आज की डेट में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ है, वो चीज इसमें लिखी गई है कि आज की डेट में हमारा संविधान कंप्लीट हुआ है। इसमें उद्देश्य प्रस्तावित को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वो पहले की जा चुकी थी, इसमें एक्सेप्ट किया गया कि हाँ आज के दिन हमारा संविधान कंप्लीट हुआ है और हम अपने संविधान को ये घोषणा करते हैं कि हमारा संविधान इस सब चीज के अकॉर्डिंग है। एक एग्जाम हुआ था यूपीपीएससी प्री, ठीक है, उत्तर प्रदेश का सिविल सेवा का परीक्षा का आयोजन हुआ था। उसमें एक सवाल पूछा गया था कि भारत की प्रस्तावना के अंतर्गत कौन सी तारीख लिखी हुई है। सर तारीख लिखी हुई है 26 नवंबर 1949। बच्चे बहुत कंफ्यूज हुए थे क्योंकि बच्चों ने 22 जनवरी पढ़ा हुआ था तो सबने 22 जनवरी लगाया था, लेकिन ये बात है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, प्रस्तावना की बात करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि संविधान की मूल अंग है, तो भाई करेक्ट आंसर है संविधान का मूल अंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कुछ ऐसे केसेस हैं, ठीक है, कुछ ऐसे केसेस जो कहते हैं संविधान की मूल अंग नहीं है, कुछ लोग कहते हैं संविधान की मूल आत्मा है। तो देखो पहले वो देख लो कौन कौन कहता है संविधान की मूल आत्मा है, ठीक है। एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया था कि संविधान की मूल आत्मा है, और ठाकुर भार्गव दास के द्वारा, ठाकुर एन भार्गव दास ठाकुर एन भार्गव दास और एम हिदायतुल्लाह के द्वारा कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है। कहा था, सिर्फ इनके द्वारा नहीं कहा गया था, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके द्वारा ये चीज कही गई। जैसे अगर मैं बात करूं सबसे पहले आपको, तो दो तीन केसेस आपको इससे रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, दो तीन केसेस आपको इसके रिगार्डिंग देखने को मिल जाते हैं। जैसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राष्ट्रवाद, गोलकनाथ मतलब मैं वो लिख रहा हूं, ठीक है, तीन केसेस लिख रहा हूं, प्रस्तावना से संबंधित तीन केसेस लिख रहा हूं, इससे संबंधित तीन विवाद। ऐसे यूपीएसआई एस्पिरेंट होने के नाते आपको ये तीनों केसेस बढ़िया तरीके से पता होनी चाहिए। जो भी ऐसा बच्चा है जिसको केसेस नहीं पता हुआ, फिर मैं बता दूंगा। सबसे पहले एन री बेरुवारी केस, ठीक है, एन री बेरुवारी केस, बेरुवारी मामला कब का है ये सर? ये बेरुवारी मामला 1960 का। इसके अंदर क्या कहा गया था? इसमें कहा गया था प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा नहीं है, प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा नहीं है, संविधान का मूल भाग नहीं है, मूल भाग नहीं है। इसमें क्या कहा गया? प्रस्तावना है ना, संविधान का मूल भाग थोड़ी है। चलिए ये मूल भाग है ही नहीं, ये तो सिर्फ शुरुआत में बनाया गया था जिससे कि आधार पर संविधान बना पाए। ये कहा गया था एन डी बेरुवारी मामले के, ठीक है। और इसमें कहा गया संविधान को समझने के लिए एक दस्तावेज है, संविधान को समझने के लिए एक दस्तावेज है, संविधान को समझने का एक दस्तावेज है, का दस्तावेज डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज, ठीक है। इंग्लिश वाले जितने बच्चे वो लिख लेंगे द प्रीएम्बल अकॉर्डिंग टू द एन डी बेरुवारी मामला 1960 this was a declaration that preamble is not a part of constitution, it was only created to understanding the deep meaning of constitution, क्लियर? हाँ जी। इसके बाद एक दूसरा मामला आता है आपका गोलकनाथ मामला। कौन सा? गोलकनाथ बनाम पंजाब राष्ट्रवाद 1967, गोलकनाथ वर्सेस पंजाब 1967 का ये केस था। इस केस में क्या कहा गया था? प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा है लेकिन मूल अंग नहीं है, प्रस्तावना मूल आत्मा है और मूल अंग नहीं है, मूल आत्मा है पर मूल अंग नहीं है, मूल अंग नहीं है। उनका जो कहना था वो ये कहता है कि देखो प्रस्तावना जो संविधान की मूल आत्मा है, मतलब अगर संविधान के अंतर्गत प्रस्तावना नहीं है तो हम संविधान को ये नहीं बता सकते कि संविधान क्या है, लेकिन ये सब मूल अंग भी नहीं है, मतलब अगर प्रस्तावना को हम हटा लें तो भी संविधान पूरा ही बचेगा। ऐसा कहा गया था भाई गोलकनाथ वर्सेस पंजाब केस में। चीजें और भी बहुत सारी कही गई थी इन केसेस में, लेकिन प्रस्तावना के अकॉर्डिंग यही चीजें इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ो। तीसरा केस है केशवानंद भारती मामला, केशवानंद भारती जो केशवानंद भारती का केस था वो कब का था? 1973 का ये केस था। केशवानंद भारती का आपको देखने को मिला किसके अगेंस्ट था सर? केरल के अगेंस्ट था, वर्सेस केरल 1973। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का मूल आत्मा भी है, मूल अंग भी है। इसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान की मूल आत्मा भी है, मूल आत्मा भी है, ठीक है, मूल अंग भी है, मूल आत्मा भी है, मूल अंग भी है, और इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया था इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता, कहा तो यही गया था, ठीक है, परिवर्तन नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो इसके ढांचे को ना बिगाड़े, परंतु ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं, ऐसे परिवर्तन हो सकते हैं जो इसके ढांचे को ना बिगाड़े, जो इसके ढांचे को ना बिगाड़े, ढांचे को ना बिगाड़े, ठीक है। चलो अब मेरी बात को समझिए क्या लिखा है मैंने। चलो, in the case of Golaknath versus Kerala nationalistic case in 1973, the declaration was done that the constitution's preamble is the main part of constitution and it is called the soul of Indian constitution. We cannot amend the preamble if it violate the current position or current situation of constitution. ठीक है, चलो ठीक, केशवानंद भारती वर्सेस केरल केस आपको देखने को मिल गया। अब सिर्फ ढांचे को बिगाड़ना ना बिगाड़ना ये कैसे डिसाइड होगा कि हमारे ढांचे को बिगाड़ रही है या नहीं बिगाड़ रही है? क्या ये केस सिर्फ संविधान की प्रस्तावना पर लागू था? जी नहीं, आप संविधान के किसी भी आर्टिकल के साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। दोबारा से सुनो जो मैं कह रहा हूं। इसके अंदर ये कहा गया था कि संविधान के अंदर प्रस्तावना ही नहीं, संविधान के किसी भी आर्टिकल के अंदर आप कोई ऐसा चेंज नहीं ला सकते कि उसका मूल ढांचा ही बिगड़ जाए। देखो मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा एग्जांपल देके, ठीक है। अगर हमारे इसमें संविधान में क्या लिखा है कि भारत क्या करता है? भारत एक गणराज्य है, क्लियर है? भारत एक गणराज्य है, हमारी प्रेम्बल में लिखा हुआ है, ठीक है। चलो वो इंग्लिश आए है बेटा। बेसिकली यू कैन नॉट अमेंड द प्रीएम्बल और एनी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इफ इट वायलेट्स द करंट सिचुएशन, ठीक है। चलिए ये करंट फॉर्म लिख लीजिए। इंग्लिश वाले बच्चे को लिखना चाहे तो लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द केशवानंद भारती केस इट वाज सेड और इट वाज डिक्लेयर्ड दैट द अमेंडमेंट in the preamble cannot be done if it violates the current form of Indian constitution. सर ये केस पंजाब, बेटा ये पंजाब के रहने वाले थे, इन्होंने पंजाब के अंदर ये केस किया था। ये जो है केरल के रहने वाले थे, केरल के अंदर केस किया था, ठीक है। मैं थोड़ी तो मेहनत बता करूं, ठीक है। होप आपने ये चीज लिख ली है। अब मैं आगे बढ़ के आपको बताने का प्रयास करता हूं केशवानंद भारती का मामला। देखो हमारे संविधान में क्या बताया गया? हमारे संविधान में कहा गया कि भारत क्या एक गणराज्य है। संविधान में कहा गया भारत एक गणराज्य है, भारत एक गणराज्य है, ठीक है जी। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है कि भारत में शासक वंश के अनुसार नहीं बनेगा, शासक वंशानुगत नहीं होगा, क्लियर? ये लिखा हुआ है, ठीक है। गणराज्य रिपब्लिक का मतलब यही है ना, ठीक है। रूल विल नॉट बी अकॉर्डिंग हेरिडिटी, ये लिखा हुआ है। हाँ। भारत के अंदर कानून कौन बनाता है? सर भारत के अंदर कानून कौन बनाता है? सर कानून बनाती है सरकार। कौन बनाती है? सरकार। अच्छा, कल को सरकार अगर कोई ऐसा बिल लेके आए
कल को सरकार कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा एक्ट लेके आए जिसके अंदर ये कहा जाए कि सांसद का बेटा, जिसमें कहा जाए सांसद का बेटा अगला सांसद बनेगा, अगला सांसद बनेगा, ठीक है, क्लियर बात है। अब एक बात बताओ, ऐसा कौन सांसद होगा, ठीक है, बेटा या बेटी लिख लो। अब आप खुद मुझे बताओ, ऐसा कौन सांसद होगा जो इस बिल को पास नहीं करना चाहेगा? दिमाग लगा के मुझे बताओ, अगर आप सांसद होते क्या आप इस बिल को पास नहीं करते? ठीक है, चलिए, क्या आप इस बिल को पास नहीं करते? मैं मान के चलूं जो प्रभाकर है, देवेंद्र है, हनिंदर है, अंतिमा है, प्रिंस है, प्रभाकर है, आकाश है, आप सभी को मैं सांसद बना दिया, तो आप इस तरीके के बिल को पास करते या नहीं करते? बताओ, कर देते या नहीं करते? हाँ नाम जवाब दो, बहुत जल्दी हाँ नाम जवाब दो। कर देते, बिल्कुल करते, एक गधा के विश्व दीपक, बिल्कुल कर देते। तुम्हारे जैसे ही बच्चों का तो जहाज बनाना है मुझे, ठीक है, चलिए। वो बेटा सुनो, भलाई का काम दिखाओ, अपने आप को बहुत हाई लेवल का आदमी दिखाओ मुझे, हाँ या ना करते ही बात करो, एक्चुअलिटी बताओ, एक्चुअलिटी में पास होता। हर कोई चाहता है कि उसका बेटा सांसद बने, उसको जीवन में मेहनत ही ना करनी पड़े, एक्चुअलिटी ये प्रैक्टिकल बात नहीं है। कहने के लिए तो तुम कह लो कि मैं देश के लिए रक्षा करूंगा, अभी एक फायर हुआ ना भक्ति दिखोगे, ठीक है, पता लगी ये एक्चुअलिटी है, ठीक है, हर कोई करता है इस चीज को, लेकिन इस चीज के ऊपर ही रेस्ट्रिक्शन लगाई गई। इसी चीज अगर ये पास हो जाता, इफ इट पास अगर ये पास हो जाता तो क्या भारत का संविधान एक गणराज्य रह पाता? अगर ये पास होता तो क्या भारत एक गणराज्य होता? क्या भारत गणराज्य होता? अगर ये पास हो जाता क्या भारत गणराज्य होता? अगर ये पास हो जाता तो ये गणराज्य ना होता, अगर ये पास हो जाता तो ये गणराज्य नहीं होता। मतलब इसका मूल ढांचा खराब हो जाता, मतलब संविधान का जो मूल ढांचा है, क्योंकि संविधान का जो मूल ढांचा है इसको बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्म, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फंडामेंटल फॉर्म। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फॉर्म। तो इसकी फंडामेंटल फॉर्म खराब होती है नहीं होती? क्योंकि मूल ढांचे में तो लिखा हुआ है भारत गणराज्य है, लेकिन भारत गणराज्य ही नहीं बचा, नहीं रहता ना। इस वजह से ऐसा प्रावधान किया गया, कि कोई भी ऐसा चेंज संविधान में नहीं लेके आया जाएगा जिससे उसका मूल ढांचा परिवर्तित है। चलिए राहुल बेटा, हम भी वही हैं और अब भागते हम भी नहीं, ठीक है, चलिए, ठीक है, क्लियर है भाई? इसलिए कहा जाता है कि मूल ढांचा परिवर्तन नहीं हो सकता। मूल ढांचे वाली बात किसको समझ में आई? सर इनका जहाज बना के मुझे दे देना, ठीक है, ओके मनीष, इनका जहाज बना के मैं तुम्हें हेलीकॉप्टर बना के इनका जहाज दे दूंगा। क्लियर भाई मामला? हाँ सर, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अच्छा, कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, यहाँ तक प्रस्तावना आपकी समझ में आई? प्रस्तावना के चेंजेस क्या होते हैं? प्रस्तावना ही डिसाइड करती है भारत का संविधान कैसा है। अब मैं बात करता हूँ प्रस्तावना के अंदर कुछ इंपोर्टेंट वर्ड्स लिखे गए, प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्द, प्रस्तावना के कुछ प्रमुख शब्द लिखे हुए, इनको लिखो, इनका मतलब समझ लीजिए। पहला शब्द लिखा हुआ समाजवादी, ठीक है, प्रस्तावना ये देखो, इसमें पहला शब्द लिखा हुआ है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र में गणराज्य, ठीक है, और क्या? एकता, अखंडता, बस ये शब्द है जो हार्ड से लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कौन कौन से शब्द है? समाजवादी, पथ निरपेक्ष, समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता,